डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट एक्ट के बारे में जो ट्राइब से संबंधित है। पिछले क्लासेस में हमने पेसा एक्ट के बारे में पढ़ा था जो ट्राइबल की स्थिति सुधारने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम था। इसके साथ साथ आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसको हम फेमसली दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको कहा जाता है द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो इसे शॉर्ट में हम फॉरेस्ट राइट एक्ट के नाम से जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, जो मुख्य रूप से शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी हैं और अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स भी हैं, जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसी फॉरेस्ट में रहे हैं, उनको अधिकार दिए जाएं। और एक कोशिश ये भी थी कि जो ऐतिहासिक रूप से जो अन्याय उनके खिलाफ हो रहा था, उनको फॉरेस्ट रिसोर्सेज और अधिकार यूज़ नहीं करने दिया जा रहा था, उसमें सुधार लाने की कोशिश की गई थी और ये एक अटेम्प्ट था। इसका मुख्य उद्देश्य हम आगे देखेंगे कि मुख्य रूप से इन्हें अधिकार देना था और साथ साथ में ये एक्ट कुछ ड्यूटीज़ भी देता है ट्राइबल और अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स कम्युनिटीज़ को। तो अधिकार के साथ साथ उन्हें कर्तव्य की भी बात इस एक्ट में कही गई है। अब सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसे एक्ट की ज़रूरत पड़ी। तो इस एक्ट की ज़रूरत पड़ने के पीछे हम देखते हैं कि दो मुख्य रूप से हम दो मुख्य बिंदुओं के आधार पे हम इसका विश्लेषण करेंगे। पहला जो हिस्सा है वो प्राइमरली दैट लीड्स टू द कॉलोनियल पॉलिसी विथ रिगार्ड टू फॉरेस्ट, and second aspect that will analyze that whatever policy which was followed in post independent India, there were certain problematic aspect of those act। तो दो मुख्य बिंदुओं पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि कॉलोनियल पीरियड में जब हम ब्रिटिश के अंदर थे तो कौन कौन सी पॉलिसी लाई गई और उन पॉलिसी से किस तरह से जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी उनको फॉरेस्ट राइट से दरकिनार किया गया। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं जो पहला महत्वपूर्ण एक्ट है वो फॉरेस्ट राइट एक्ट 1864 का है, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि फॉरेस्ट लैंड जो होगा दैट विल बी गवर्नमेंट फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट लैंड को अटैच कर दिया कि गवर्नमेंट का मुख्य रूप से उस पर अधिकार होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण कानून था वो था 1878 का एक्ट, जो मेनली फॉरेस्ट को अलग अलग हिस्सों में बांट देता है, जैसे कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट। तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट की जो अधिकार था ट्राइबल कम्युनिटीज़ का, जो स्वायत्तता थी वो कहीं ख़त्म हो रही थी। इसके बाद हम आते हैं तीसरी जो महत्वपूर्ण पॉलिसी लाई गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान, वो था कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1894। तो ये जो कानून था वो फॉरेस्ट से रिलेटेड राइट्स को रेगुलेट करता था और जो प्रिविलेजेस फॉरेस्ट के यूजर्स को थे उन पे रेस्ट्रिक्ट करता था और ये कहा गया कि ये जो फॉरेस्ट है वो पब्लिक गुड के लिए यूज़ होगा। इसके साथ जो महत्वपूर्ण कानून ब्रिटिश के समय था वो लैंड एक्विजिशन कानून था 1894 का, जो कहता था कि पब्लिक पर्पस के लिए कंपलसरी तरीके से लैंड को अक्वायर किया जा सकता है। इसके बाद 1927 का एक्ट आता है, जो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट राइट्स में फॉरेस्ट में रहने वाले जो ड्वेलर्स थे उनके अधिकार को छीनता है। तो ये सारी महत्वपूर्ण पॉलिसी थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान आई और इन सभी पॉलिसी से ये पता चलता है कि गवर्नमेंट का सेंट्रलाइज कंट्रोल फॉरेस्ट की ओर होता गया। और इसके अलावे एक और महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि इन सब एक्ट में ये कोशिश की गई कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनके राइट को कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट किया जाए। इसके बाद दूसरा जो बिंदु है जिसके आधार पे हम एनालाइज करेंगे कि क्यों इस पर्टिकुलर एक्ट की ज़रूरत पड़ी। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में प्राइमरली वी सी डिफरेंट एक्ट्स विच वर टेकन अप विथ रिगार्ड टू फॉरेस्ट दैट वाज आल्सो नॉट गिविंग एडिक्वेट राइट्स टू दिस फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़। इसमें से जो महत्वपूर्ण एक्ट है वो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 का है, जिसका फोकस मेनली था कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड इट्स माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस विल बी कमर्शियली यूज्ड। सो कमर्शियल यूज़ के लिए प्राइमरली कहा गया था कि माइनर फॉरेस्ट रिसोर्सेज का होगा। इसके बाद 1980 में एक कानून आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जो कहता है कि सभी फॉरेस्ट, ऑल फॉरेस्ट
विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि केंद्रीय जो सरकार है उसके अंतर्गत सारे वन होंगे। अब हम आते हैं इसके साथ एक और महत्वपूर्ण जो कानून है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, और उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाए गए थे 1991 में। ये भी रिस्ट्रिक्ट करता है फॉरेस्ट राइट्स जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स को मिलना चाहिए था, खासकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में और नेशनल पार्क्स से संबंधित क्षेत्र में। तो हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद भी जो कानून लाए गए वो भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स, खासकर जो शेड्यूल ट्राइब था, उनके अधिकार को सीमित करता है। अब हम आते हैं कि जो एक महत्वपूर्ण कानून जो 1988 में लाया गया था, जिसको हम नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कहते हैं, उसमें एक कोशिश की गई थी कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनको कुछ अधिकार दिए जाए कि वो फॉरेस्ट की देखभाल कर सके। लेकिन लगातार हम देखते हैं कि इन सब लॉज के जो रियल स्पिरिट था, जो फिलॉसफी थी, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अब अगर हम रामचंद्र गुहा और माधव गाडगिल के आर्टिकल को समझने की कोशिश करें तो उन्होंने कहा है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 and the Forest Conservation Act of 1980 primarily identified environmental protection and recognition of rights of tribal communities as mutually incompatible with each other. So प्राइमरली इसका मुख्य मतलब ये है कि जो कानून कहे गए हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो या कंजर्वेशन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का हो, ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है उनके साथ सहमत नहीं, उसकी सहमति आपस में नहीं है, एक दूसरे विरोधाभास है इन दोनों के बीच में। तो इसके बाद हम देखते हैं कि 1970s के दशक से ही हम देखना शुरू करते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ अपने अधिकार को लेकर अलग अलग डिमांड्स रखना शुरू करते हैं, और खासकर 1990s के दशक में जब हम आते हैं तो एक महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में एक संगठन की स्थापना होती है जिसका नाम है भारत जन आंदोलन। और ये अलग अलग जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थे उनके अधिकारों को लेकर अपने बात को प्रखर तरीके से जनता के सामने और लोगों के बीच जाकर रखती थी और अलग अलग डिमांड्स को भी रेज करती थी। तो सम ऑफ द डिमांड्स which was taken up by these groups primarily was it was against the kind of behavior which were shown by forest officials, and also these groupings, these tribal organizations demanded that minor forest produce should be given to the forest dwellers communities. इसी श्रेणी में हम देखते हैं, इसी पहल में हम देखते हैं कि दूसरा और संगठन, ट्राइबल संगठन है जो ग्रास रूट लेवल पे काम करता था, जिसका नाम है कष्टकारी संगठन, जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र रीजन में काम करता था। इसी तरह से हम अलग अलग क्षेत्र में देखते हैं कि ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस ट्राइबल के राइट्स को लेकर काम करते थे, जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका समय के साथ बनती गई। उसी तरह से 1994 में एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल फ्रंट फॉर ट्राइबल सेल्फ रूल। तो हम देखते हैं कि जो हम पहले संगठन देखे हैं उसके साथ साथ हम देखते हैं कि नेशनल फ्रंट फॉर ट्राइबल सेल्फ रूल, और इसके बाद हम देखेंगे कि ये सब जो कम्युनिटीज़ है, ये सब जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। और हम देखते हैं कि इनके एफर्ट के कारण बाद में हम देखते हैं कि दिलीप सिंह वोरिया कमेटी भी बनाई जाती है, जो मुख्य रूप से पेसा एक्ट को लेकर आती है, जिसका मतलब है कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट, जिसका संबंध मुख्य रूप से था कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो लोकल लेवल गवर्नेंस है, लोकल जो स्थानीय प्रशासन है, उसमें किस तरह से बदलाव लाए जाए, और इसके लिए दिलीप सिंह वोरिया कमेटी का रिकमेंडेशन बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। तो ट्राइबल राइट्स के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल पेसा एक्ट के साथ हुआ, और दूसरा जो महत्वपूर्ण एक्ट है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो इस बैकग्राउंड में हम फॉरेस्ट राइट एक्ट को देखते हैं, जिसमें हमने मुख्य रूप से देखा कि किस तरह से कॉलोनियल पॉलिसी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट फॉरेस्ट ड्वेलर्स को उनके अधिकारों से वंचित रखती थी। इसके बाद हमने देखा कि जो आज़ादी के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में भी जो फॉरेस्ट
लॉज लाए गए, फॉरेस्ट पॉलिसी लाई गई, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट्स लाए गए, वो भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ को वंचित रखा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंट ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन का महत्वपूर्ण भूमिका रही ताकि ट्राइबल्स के अधिकार को आगे रखा जाए। इसके साथ एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था गोदावरवन केस में, जिसके बाद हम देखते हैं कि लगभग thousands of tribals were displaced. It happened in 2002. तो इन सब परिस्थितियों और बैकग्राउंड को हम एनालाइज करें तो ये ज़रूरी था कि हम एक ऐसा कानून बनाएं जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ हैं, जो प्राइमरली शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और इसके अलावा जो अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनको अधिकार